हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मानव जनन के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के बारे में। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले जनन क्या होता है आप सब जानते हैं। जैसा कि आपने अपने आसपास देखा ही होगा कि बिल्ली अपने ही समान बिल्ली के बच्चे को जन्म देती है, कुत्ता अपने ही समान कुत्ते के बच्चे को जन्म देती है। उसी प्रकार गाय भी अपने ही समान गाय के बछड़े को जन्म देती है जनन के द्वारा। जनन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल्स रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल्स रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल्स रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन भी कहते हैं और एसेक्सुअल को अलैंगिक जनन भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मक बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स का निर्माण होता है, उनके बाद उनका फ्यूजन यानी कि संलयन होता है, फिर निषेचन होता है, निषेचन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से भ्रूण बनता है, भ्रूण से संतति का निर्माण होता है। इस प्रकार लैंगिक जनन संपन्न होता है। ठीक है, क्योंकि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, दो भिन्न युग्मक आपस में संलित होकर संतति का निर्माण करते हैं। इसी कारण से इसमें वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं यानी कि विभिन्नताएं आती है। ठीक है, और इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं और दो जनन कोशिकाएं भाग लेती हैं और ये इसमें वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। इसी कारण ये लैंगिक जनन विकास में भी सहायक है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल्स रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल्स रिप्रोडक्शंस अलैंगिक जनन विद और विदाउट फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट्स, यानी कि इसमें गैमेट्स बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, बिना गैमेट्स के भी जनन हो जाता है। ठीक है, एक जनन कोशिका ही भाग लेती है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि इसमें दो जनक कोशिकाएं भाग ले, एक जनक कोशिका से भी जनन संपन्न हो सकता है। ओनली माइटोसिस डिवीजन होता है यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन अलैंगिक जनन में नहीं पाया जाता है। वेरिएशंस उत्पन्न नहीं होते क्योंकि युग्मक का निर्माण नहीं भी होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस वजह से विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, संतति संख्या में अधिक होती है और कम जीवन सक्षम होती है। ठीक है, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला सजीव प्रजक या जरायुष प्राणी है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स यानी कि लैंगिक जनन के अंतर्गत कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, यानी कि जनन के दौरान उस कौन कौन से इवेंट्स शामिल होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो है गैमेटोजेनेसिस होता है। यानी कि सबसे पहले गैमेट्स बनते हैं, नर और मादा से अलग अलग गैमेट्स बनते हैं, यानी कि नर से आपके शुक्राणु बनकर आते हैं और मादा से अंडाणु ओवम बनकर आता है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस से इंसेमिनेशंस होता है, यानी कि शुक्राणु को मादा की योनि में प्रवेश करवाया जाता है। इंसेमिनेशन से फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स होता है, यानी गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है, संलयन होता है। फिर जाइगोट्स बनता है, जाइगोट से मोरुला स्टेज आती है, मोरुला स्टेज से ब्लास्टोसिस स्टेज आती है, ब्लास्टोसिस स्टेज से इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के बाद गर्भावस्था आती है, गर्भावस्था के बाद प्रसव होता है, प्रसव के बाद स्तनपान होता है, यानी कि माता के द्वारा अपने बच्चे को स्तनपान कराया जाता है। इस प्रकार एक रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में ये प्रोसेस शामिल होता है। इस प्रोसेस से होते हुए एक बच्चे का जन्म होता है, एक माता द्वारा अपने बच्चे को जन्म दिया जाता है, यानी कि मानव का बच्चा जन्म लेता है, या कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के द्वारा एक बच्चे का जन्म होता है। आगे बढ़ते हैं अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पुरुष जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण होते हैं, वृषण जिसको कि अपन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, है ना, जो कि सेक्स हार्मोन का संश्लेषण और स्रावण करते हैं। एक जोड़ी वृषण होते हैं जिसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, सेक्स हार्मोन्स का संश्लेषण और स्रावण भी करते हैं। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे स्क्रोटम या वृषण कोश भी कहते हैं। शरीर में जो वृषण पाए जाते हैं मेल में, वो शरीर से बाहर स्थित होते हैं। उस स्टेज को अपन स्क्रोटम या वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम बनाए रखने में सहायक है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो वृषण जो है वो शरीर से बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि शरीर का तापमान जो है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है। इस वजह से शुक्राणुओं का निर्माण होना संभव नहीं हो पाता है। इस वजह से वृषण जो है शरीर से बाहर स्थित होते हैं और इनका टेम्परेचर जो है वो 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, जिससे शुक्राणु का निर्माण आसानी से हो सकता है। प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है वयस्क में।
वयस्क में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं। ठीक है, और वृषण जैसे 250 कक्ष होते हैं जिसे वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स भी कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वृषण में 2 वृषण होते हैं, इसमें प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष होते हैं और इसे वृषण पालिका कहते हैं, जिसे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। और प्रत्येक वृषण पालिका के अंतर्गत 3 शुक्रजनन नलिकाएं होती है जिससे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स निकलती है। ठीक है, 3 शुक्रजनन नलिकाएं निकलती है जिससे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स भी कहते हैं। इसमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। तो शुक्राणु किसमें पैदा होते हैं? शुक्रजनन नलिकाओं में, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली है नर जर्म सेल्स जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी है सर्टोली सेल्स। 2 प्रकार शुक्रजनन नलिकाओं में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। पहली है नर जर्म सेल्स जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं और दूसरी है सर्टोली सेल्स। ठीक है, नर जर्म सेल्स में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और सर्टोली सेल्स जो हैं ये नर जर्म सेल्स को पोषण प्रदान करती है। यानी कि जो शुक्राणु होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य सर्टोली सेल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। नर में सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, जो नर लैंगिक अंग होता है उसमें सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है एक जोड़ी शुक्राशय होता है, इसमें एक प्रोस्टेट होती है और एक जोड़ी वल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो एक जोड़ी तो शुक्राशय होता है, प्रोस्टेट सिर्फ एक होती है। ठीक है, प्रोस्टेट सिर्फ एक होती है, एक जोड़ी नहीं होती है, सिर्फ एक होती है। और एक जोड़ी वल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्रंथि होती है। ठीक है, यह है नर में 3 सहायक ग्रंथियां। ठीक है, इन ग्रंथियों का स्राव सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, सेमिनल प्लाज्मा का, जिससे कि शुक्राणु को गति प्रदान की जा सके, शुक्राणु की गति को सुगम बनाया जा सके। ठीक है, इन ग्रंथियों का स्राव जो है इससे होते हुए शुक्राणु आगे गति करते हैं, जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन ग्रंथियों के स्राव में फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम्स पाया जाता है, एंजाइम्स भी पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेनिस यानी कि शिश्न। पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय है, सबसे बाहरी पार्ट जो होता है वो कहलाता है आपका पेनिस, है ना, पेनिस। ठीक है, ये विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है जो इरेक्शंस में सहायक है और वीर्य सेचन को ये सुगम बनाता है। ठीक है, इसके ऊपर त्वचा का एक फोल्ड होता है जिसे उपत्वचा भी कहते हैं अपन। ठीक है, और इस प्रकार इसमें नर जनन में सहायक नलिकाएं कौन कौन सी हैं? ये जो है सहायक ग्रंथियां थी और ये हैं नलिकाएं कौन कौन सी? रेटेटेस्टिस जिसे वृषण जालिका कहते हैं, ये होती है रेटेटेस्टिस, वृषण जालिका। ठीक है, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण और वास डिफरेंस, ये जो हैं 4 जो हैं सहायक नलिकाएं होती हैं। ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का आपको डायग्राम दिखाया गया है। ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, शुक्राशय है, शुक्रवाहक, सेमिनल वेसल्स शुक्राशय है, प्रोस्टेट है, ये 2 प्रोस्टेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एंड मूत्रमार्ग है, वृषण है, शुक्रवाहिका है, वृषण जालिका है यानी कि रेटेटेस्टिस है और वृषण पालिकाएं पाई जाती है जिसमें, और पेनिस ग्लैंड से आखिरी, और ये एपिडिडाइमिस है, ये वाला पार्ट्स जो है एपिडिडाइमिस है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीटली बात की है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।